पहला प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक आपको राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसको चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, असम और उड़ीसा ये दोनों राज्य हैं, उत्तराखंड और मेघालय भी राज्य हैं, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश भी राज्य हैं। लेकिन ऑप्शन 1 देखेंगे तो यहाँ पर मणिपुर राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर भी पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 के पश्चात जो धारा 370 हटाया गया, धारा 370 हटाने के पश्चात जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर दो भागों में विभक्त हो गया और वो केंद्र शासित, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में देश में कितने राज्य हैं भी पूछ सकता है आपको, तो वर्तमान में देश में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भी पूछ सकता है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 इस तरह से, प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं, यह क्या कहा। देखिए कोई आपदा होता है तो लोगों को कुछ समय के लिए शरण दिया जाता है, तो वो स्थानांतरण कहलाता है, और मतलब हमेशा के लिए इस उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसको विस्थापन कहा जाता है। हमेशा के लिए बच जाते हैं तो विस्थापन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र में वापस लौट आते हैं, फिर से लौट जाते हैं, तो आपको कहलाएगा प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह से है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाऊं, बोलो क्या कहलाता हूँ, है ना। तो टुक टुक करता जाता हूँ कौन हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस तरह से है, कठफोड़वा, कलचीड़ी, शक्करखोरा या फिर फाख्ता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पर कठफोड़वा जो है वो होता है, क्या होता है, पेड़ पे के तने पर छेद बना देता है और उसमें कीड़े को खाता है और टुक 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 की आवाज़ करते रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 इस तरह से है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उससे अभाव हो सकता है। देखिए कौन से विटामिन की कमी है उसमें, मांसपेशियों कमजोर है बोला। देखिए तो यहाँ पर विटामिन डी, ए, सी या फिर B1। तो देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेटस, है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन ए की कमी से जो थे आँख संबंधित जो होता है, आँख से रतौंधी, विटामिन ए, और विटामिन सी जो होता है स्कर्वी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो विटामिन B1 हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी संबंधित। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, पोचमपल्ली हमारे देश में एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है। देखिए पोचमपल्ली साड़ी आप लोग सुने होंगे, इसके बारे में कई एग्जाम में पूछा जाता है कि पोचमपल्ली साड़ी कौन से राज्य में बनता है, ऐसा पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछे तो, या फिर घुमा फिरा कर पूछे तो इस तरह से प्रश्न बनाएगा। ऑप्शन इस तरह से है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, तेलंगाना। ये पोचमपल्ली कहाँ पर है, तो तेलंगाना पर है। और तेलंगाना कब बना, तो 2014 पे बना है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी उसको अलग कर दिया गया है। तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी एक थी, उसको अभी वर्तमान में जो है अलग कर दिया गया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी दूसरी बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के युगल, है ना, कौन से हैं जहां पर दो जगह है, दोनों का युगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस तरह से हैं। देखिए पहला असम और राजस्थान, बिहार और बॉम्बे हाई, गुजरात और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। देखिए बॉम्बे हाई में तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार पे नहीं होता है, यहाँ पश्चिम बंगाल पे नहीं होता है, गुजरात तमिलनाडु पे नहीं होता है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, असम और राजस्थान पे जो है पेट्रोलियम उत्पाद होता है। बॉम्बे हाई पे भी होता है, और बॉम्बे हाई मुंबई से 176 किलोमीटर दूर ये समुद्र पर स्थित है। बॉम्बे हाई एक बड़ा सा जहाज पे वहाँ से तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई पे, और असम के डिगबोई और राजस्थान से जो है पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह क्या कहलाता है। देखिए अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो क्या कहलाता है, पर्यावरण अनुकूल, अनुकूलन, या फिर अभिग्रहण, या फिर समायोजन। तो देखिए ये जो है अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करता है तो ये पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण के अनुसार जो है अनुकूलन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन और निक्षेपण नहीं है बोला है। ठीक है, जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन इस तरह से है, मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर, या फिर लोएस। तो देखिए मेहराब जो भी है निक्षेपण होता है, खड़ी चट्टान भी होता है, ढेर भी होता है, और लोएस है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लोएस जो होता है हवा द्वारा मिट्टियों को बहा कर लाया जाता है ना, धूल को, और एक बड़ा सा मैदान बना दिया जाता है, वही लोएस का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये तो समुद्री लहरों से नहीं होता है, ये हवा द्वारा होता है लोएस, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 9, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जलते हैं। देखिए वायुमंडल के कौन से परत, वायुमंडल का अलग अलग परत होता है, तो उसके कौन से परत में जो है उल्का पिंड जल जाते हैं, बाह्यमंडल में, मध्यमंडल में, समताप मंडल में, या फिर बहिर्मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड जलते हैं। तो याद रखिएगा मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज की, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह कौन सी है, उसको बताना है। द्रास, कारगिल, गांगरी, या फिर काराकोरम। तो देखिए 10वें प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है। देखिए जो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल है किसके लिए अच्छा है, सृजनात्मक विचार के लिए, ज्ञान के समझने के लिए, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है शिक्षा का बैंकिंग मॉडल अच्छा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर का जो प्रश्न है इस तरह से देख सकते हैं, अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है। जो अध्ययन कक्ष की मूल्यांकन होती है सबसे अच्छी विधि किसके लिए है, ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण जो है अध्ययन कक्ष मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि होती है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 97 नंबर का प्रश्न इस तरह से देख सकते हैं, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, नहीं है बोला गया है। देखिए एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना, गणितीय फलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी गणितीय फलन नहीं है। ये गणितीय विधि है, गणितीय संकल्पना है, लेकिन गणितीय फलन नहीं है। एक अंक से गुणा करने वाली जो प्रक्रिया है वो गणितीय विधि हो सकती है, गणितीय संकल्पना हो सकती है, लेकिन गणितीय फलन नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98 इस तरह से देख सकते हैं, जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो तो उनकी तुलना किस आरेख से की जा सकती है। और ऑप्शन इस तरह से नीचे दिए हैं, दंड आरेख या आयत चित्र, गोला या घन, बारंबारता, बहुभुज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी गोला या घन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 119, इसमें वही प्रश्न दिखाया गया है जो साइंस से थे और मैथ्स के पेडागोजी से रिलेटेड हैं। चलिए 119 नंबर, निम्नलिखित में से किस धारणा के लिए अंक गणित तथा ज्यामिति का मेल आवश्यक था। देखिए अंक गणित और ज्यामिति का मेल आवश्यक किसके लिए था, शून्य के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्या, या फिर पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, परिमेय संख्याओं के लिए अंक गणित और ज्यामिति दोनों का मेल होना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिमेय संख्याएं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 121। देखिए यहाँ पर पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, पुष्प के कौन से भाग में अर्धसूत्रीय जो विभाजन होता है कौन से भाग में होता है, स्टेमेन में, एंथर की भित्ति में, या फिर पोलन मदर कोशिका में, या फिर पोलन की ग्रेन में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, पोलन की जो है मदर कोशिका में जो होता है आपके अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों का देख सकते हैं इम्पोर्टेंट। मनुष्य के दांत का सूत्र क्या होता है बोला। देखिए मनुष्य का दांत इस तरह से होता है, यहाँ पर चार मनुष्य के चार प्रकार के दांत होते हैं आपके कृदनक, रदनक, चौणक, अग्र चौणक, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है 21, 23 और 21, 23 होता है। यहाँ पर सूत्र होता है 21, 23 बटा 21, 23। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के दांत का सूत्र पूछेगा तो 21, 23, 21, 23 याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 128 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है बोला है। यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, नहीं है तो पॉलीमर इंजीनियरिंग से, बेकेलाइट से, प्लास्टिक सर्जरी से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलीथीन आपके पॉलीमर इंजीनियरिंग से भी संबंधित है, बेकेलाइट से भी संबंधित है और प्लास्टिक सर्जरी से भी संबंधित है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 129 नंबर का, कंप्यूटर से इंटरनेट के फाइल्स को यूज़र के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं। देखिए कंप्यूटर इंटरनेट से जो आप कंप्यूटर में डाउनलोड करना मतलब है ना, जो करते हैं उसको क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP या फिर JPEG। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया तो ये डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 132 नंबर का। 132 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। कौन सा प्रक्रिया नहीं होता है उसको देखना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संयोग कराने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बोल रहा है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जो है जल के साथ में अभिक्रिया कराने से नाइट्रिक अम्ल बनता है बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है नाइट्रेट को राइजोबियम के साथ अभिक्रिया कराने से जो है नाइट्रोजन बनता है बोल रहा है, या फिर अमोनिया को बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया कराने से भी नाइट्रोजन बनता है। तो कौन सी क्रिया नहीं होती, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, नाइट्रेट को राइजोबियम से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन बनता है, ये नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 133 नंबर के प्रश्न। एक स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरी स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं निष्क्रिय है वो है। ठीक है, कौन सा है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर कैल्शियम, आर्गन या फिर क्लोरीन और आर्गन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, आर्गन का जो होता है वो जो परमाणु क्रमांक होता है वो देखिए 18 होता है, और पोटेशियम का जो होता है 19 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आर्गन का, तो ये हो जाता है 2, 8 और 8, है ना। तो यहाँ पर ये 8 जो होते हैं ये पूर्ण है, इसके अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसलिए ये निष्क्रिय गैस होते हैं या फिर अक्रिय गैस होते हैं। और इस पे पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम का 19 होता है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और 1 होता है। तो ये एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है, दान कर देता है, इसलिए ये प्लस होते हैं और ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 133 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन रक्षक कोशिका के जल में घुलकर वातरंध्र को खुलने के लिए प्रेरित करता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबुलोज, वाई फास्फेट या फिर पोटेशियम मेलेट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, पोटेशियम मेलेट जो होता है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 137 का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है। जो बेरी बेरी रोग होता है किसके कमी से होता है। विटामिन डी, विटामिन B1, C या फिर के। तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी, और के से रक्त का थक्का जमना। और ये जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन क्या है बोला है। ठीक है, ओजोन क्या है, तो एक चक्रीय अणु है, ऑक्सीजन का बहुरूपक है, ऑक्सीजन का यौगिक है, या फिर ऑक्सीजन जितना ही स्थायी है। यहाँ पर 129 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन का बहुरूप है। ओजोन का सूत्र होता है O3, ओजोन ऑक्सीजन का एक बहुरूप होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है
तब द्रव में ऊष्मा का बहाव होगा। देखिए भारहीन बोला गया है, ठीक है, तो क्या होगा, चालन से होगा, संवहन से होगा, विकिरण से, या फिर किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारहीनता किसी प्रकार से उसमें कोई ऊष्मा का बहाव नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें भारहीनता में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। आगे देखिए अगला प्रश्न, अप्रगामी तरंगों और प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस ध्वनि की घटना पर आधारित है? व्यतिकरण, ध्रुवण, या फिर विवर्तन, या फिर परावर्तन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, परावर्तन पर ये आधारित, ये घटना जो होती है परावर्तन पर आधारित होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीटी स्कैनर के बारे में क्या सही नहीं है बोला है। देखिए सीटी स्कैनर के बारे में जो सही नहीं है उसको बताना है। यह किसी भार एक द्विविमीय चित्र प्रस्तुत करता है। यह शरीर के भीतर की विस्तृत चित्र लेने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीटी स्कैनिंग में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, 143 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? यहाँ पर जितने भी 4 अभिक्रिया दिए हैं उसमें जो ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसमें उसको बताना है, लोहे का जंग लगता ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के जलना भी ऑक्सीकरण होता है, और जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी जो है क्रिया जो होता है वो भी ऑक्सीकरण होता है। जो नहीं होता है वो सोडियम का निष्कर्षण, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये 143 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? देखिए जो सत्य है उसको बताना है। उदासीन लवण की जल अपघटन से अम्ल और क्षार प्राप्त होता है। अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाते हैं। कास्टिक सोडा से नाइट्रिक अम्ल का उदासीनकरण करने पर उदासीन लवण बनता है, या फिर अमोनिया नाइट्रेट अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर देखिए 144 नंबर का जो सही आंसर है वो अमोनिया नाइट्रेट जो होता है अम्लीय लवण है, ये सत्य है, ये सत्य है। बाकी इधर जो दिए हुए हैं ये सभी क्या है, असत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी ही सत्य नजर आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 145 नंबर, कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको बताना है। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, हवा हमेशा मिश्रण है, कोई गैस हमेशा यौगिक है, तत्व हमेशा एक परमाणु है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, हवा हमेशा मिश्रण, हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण हमेशा बना रहता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? जो वायरस से रोग नहीं होता है उसको बताना है। पोलियो, एड्स, कंजक्टिवाइटिस और यहाँ पर प्लेग। तो देखिए प्लेग जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों जो है वायरस से होते हैं, और प्लेग जो होता है आपके बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जाती है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन बी देखिए, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं, किसी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है ना, जिसकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है बोल रहा है। और ऑप्शन डी है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जाती है उसके तरीके से संबंध रखती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, देखिए निपुण भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो 26-27 तक रखा गया है, और इसके ऑप्शन इस तरह से है, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। दूसरा, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। और
ऑप्शन डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 जो है सरल छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना है। देखिए श्रवण कौशल का आकलन करना है तो वो क्या करेगी। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर श्रवण कौशल बोला गया है तो श्रवण कौशल जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। देखिए एक बालिका जो है अपने मन पसंद पुस्तक पढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर से पठन या फिर विस्तृत पठन। तो यहाँ पर आप भी ऑप्शन अपना आंसर देते जाएं, पहले मनन करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आएगा उसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है चौथा का, वो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विस्तृत पठन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 का, जो एक बालिका अपने पसंद की पुस्तक पढ़ी तो विस्तृत पठन। चलिए 5वें का आंसर आप लोग देंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का उपयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। देखिए अध्यापिका जो है क्या बोल रही है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम है ना, उसको प्रक्रिया करा रही है। तो इसमें क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन इस तरह से, मानस मंथन, समीक्षा करना, संपादन करना, पुनरावृत्ति। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण। देखिए यहाँ पर पठन बोध बोला गया है, ठीक है, पठन बोध कर रही है। तो ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं, पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। और ऑप्शन डी नीचे दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है 6वां का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, यहाँ पर पठन बोध बोला गया है, ठीक है, पठन बोध बोला गया है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ठीक है अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाता है। देखिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है वह क्या कहलाता है बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, उसके बाद दूसरा है प्रवाह के साथ श्रुतलेखन, डंब सिरोड या फिर जिज्ञासा श्रुतलेख। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिज्ञासा श्रुतलेख कर रहा है ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 7वां का। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह से आप लोगों के सामने, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है। जो निपुण है उसका पूरा नाम क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, नेशनल इंटरवेंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। निपुण का जो फुल फॉर्म है, निपुण का फुल फॉर्म, निपुण संबंधित प्रश्न जरूर देख के जाएंगे, इस बार पूछ ही सकता है टीटी पे। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षार्थी ने
प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हैं। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है। देखिए वयस्क के मदद से जो है किसी दूसरे के मदद से उसको पूरा करता है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता को क्या कहा जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच की जो संभाव्यता है उसको क्या कहा जाएगा, बोला गया है भाषा अर्जन उपकरण या फिर आरंभिक साक्षरता, सदृशीकरण या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। दोनों में जो संभाव्यता है वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, लंबे लंबे प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला जो है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करना चाहिए। विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 इस तरह से है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये तो गलत ही प्रतीत हो रहा है। इसमें जो सही आंसर देखिए, मैं इसमें आप लोगों को वही आंसर दिखाऊंगा जो व्यापम द्वारा फाइनल आंसर लिए गए थे। तो व्यापम इसमें ऑप्शन डी लिया था, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है और यही सही है। बाकी जो जितने दिए हुए हैं वो गलत है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। जो शुद्ध बोला गया है वो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हूबहू यही लाइन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 32 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, बोला है। ठीक है, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। देखिए प्राथमिक स्तर पर न तो कंप्यूटर भाषा बढ़ाता है, न बाल साहित्य पढ़ सकता है, न समाचार पत्र पढ़ सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है यहाँ पर, टेलीविजन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द है। देखिए उपसर्ग युक्त बोला है, उपसर्ग किसमें है, भिक्षुक, परिधि, मृगया या फिर इच्छा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, परिधि में जो है इसमें जो है उपसर्ग है, बाकी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न भाषा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है, इसमें नहीं है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, एक ही आंसर आएगा। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, एक ही आंसर आएगा। बहुभाषिता नहीं होगी, अलग अलग भाषा नहीं होंगे। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी अलग अलग भाषा, उड़िया बोलने वाला अलग बोलेगा, तेलुगु वाला, तमिल वाला सब अलग अलग बोलेंगे, तो इसमें अनेक भाषा आ जाएंगे, तो बहुभाषिता हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है कब से, 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 6 से 7 माह का जब बच्चा हो जाता है तो वह ध्वनियों को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। देखिए ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है उसको अक्षर, अर्थ, शब्द या फिर वाच्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, शब्द कहा जाता है। जो वर्ण समुदाय होते हैं उनको शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर। देखिए स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ पहचानना, देखिए आ, उ और ए जो है ये आपके दीर्घ हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व कौन है, तो ह्रस्व अ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न शब्दों
में तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा है बताना है। वत्स, खेत, पिता या फिर राय। तो देखिए वत्स जो है यहाँ पर तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, तो संस्कृत के समान जो शब्द लग रहा है वो है ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 39 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, या फिर पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, और आप लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इसी तरह के पैटर्न फॉलो किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। देखिए जो जिसमें संदेह है, तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। देखिए जिसमें संदेह है तो वो है ऑप्शन सी है, उसने खा लिया होगा। मतलब इसमें संदेह कंफर्म नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अनुस्वार युक्त शब्द है। देखिए किसमें अनुस्वार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, अंगूर में अनुस्वार है, अंग की मात्रा है, अनुस्वार यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त नहीं है बोला गया। इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे होता है बहुब्रीहि समास देखते हैं फर्स्ट से एक ऑप्शन ए लगा दिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, नहीं है बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, चतुरानन, चौलड़ी, सटरस या फिर सतखंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सटरस जो है आपका द्विगु समास है, बाकी जितने हैं ये बहुब्रीहि समास हैं। तो जो नहीं है उसको पूछा गया है, तो यहाँ पर सटरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या फिर दल। तो देखिए बुढ़ापा जो है भाववाचक है, लोहा आपके द्रव्यवाचक हो जाएगा, और दल जो है समूहवाचक। तो जो जातिवाचक है वो है पहाड़। ठीक है, जाति का बोध किया जाता है, इसी में आपको हिमालय पहाड़ बोलता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आगे देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बता। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न। देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, देखिए ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है ऑप्शन ए है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पॉली, संस्कृत पॉली, फिर आपका यहाँ पर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आपका हिंदी आता है। ठीक है, इस तरह से ये पांचों क्रम को याद करके रख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर के, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया, रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम बोला गया था, और इस प्रश्न में थोड़ी दुविधा थी, इसलिए व्यापम जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया व्यापम द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निशाचर का अनेकार्थी शब्द होगा। निशाचर मतलब जो रात को चरते हैं, है ना, राक्षस, इस तरह के। तो यहाँ पर रजनी, शेवार, मेंढक या फिर उल्लू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा उल्लू हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या फिर वक्ता। तो जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी, जो अच्छा बोलता है उसको मृदुभाषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न, चिरंतन शब्द का विलोम। देखिए चिरंतन का विलोम क्या होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है नश्वर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का प्रश्न, इसमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है बोला। देखिए सबसे कम प्रभावी है बोला, यहाँ पर जो कम प्रभावी है उसको बताना है। तो कहानी कहना प्रभावशाली हो सकता है, कहानी लिखना भी हो सकता है, घटना का वर्णन करना भी भाषा के लिए बोला गया है। तो श्रुति लेखन जो यहाँ पर ऑप्शन डी लिया गया था, और यही सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर के प्रश्न, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बेफिक्री, बेफिक्र होकर, है ना, तो गिन गिन कर पैसा रखना नहीं है, कछुआ चाल चलना भी नहीं है, घोड़े बेचकर सोना। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बेफिक्र हो जाना, घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है बोला गया है। पंचवटी, पसेरा, त्रिभुवन, चतुर्भुज। तो देखिए पंचवटी द्विगु है, पसेरी भी द्विगु है, त्रिभुवन भी है, जो नहीं है तो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज यश आपका विष्णु है ना, जो विष्णु होते हैं चतुर्भुज होते हैं, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस खेत की मूली मुहावरे का
प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? किस खेत के मूली मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या फिर सब्जी। तो यहाँ पर 53 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अधिकारहीन। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीनता हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है बोला गया है 54 नंबर का। ठीक है, बोलना, लिखना, पढ़ना या फिर सुनना। तो यहाँ पर आप लोगों को LSRW ये क्रम याद रख लीजिएगा, और L का मतलब लिस्टनिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 का ऑप्शन डी। आगे, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार का लिंग लिया गया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, वह राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना है, फिर गुण के विरुद्ध नाम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, उच्च और साधारण की तुलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अन्य संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो होता है क्रिया कहा जाता है, कारक कहा जाता है, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसको कारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 57 का। आगे चलते हैं 58 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए, भाषा के विकास के प्रमुख चरण। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो देखिए सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। इसको जो है व्यापम द्वारा सही लिया गया था, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? उसे र वाले शब्दों की CD सुनने के लिए देंगे, उसे र वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए बोलेंगे, स्वयं र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यतापूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी है यहाँ पर कि स्वयं र वाले शब्दों का सहज भाव से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची क्या है? गिरा, वनिता, वागीसा या फिर कंचन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वनिता। स्त्री को वनिता भी कहा जाता है।